जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयकर गणना प्रपत्र 2020-21। आयकर गणना प्रपत्र क्या होता है? प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कोई भी वित्त वर्ष 1 मार्च से शुरू होता है और 28-29 फरवरी तक चलता है। 28 फरवरी भी हो सकती है, 29 फरवरी भी हो सकती है, तो वहां तक चलता है। और प्रत्येक वित्त वर्ष में आपके द्वारा अर्न की जाने वाली जो आय होती है उस पर आपको एक निश्चित कर देना होता है टैक्स स्लैब के अनुसार। उसका निर्धारण सरकार की ओर से किया जाता है, लेकिन हमें आयकर गणना प्रपत्र के माध्यम से ये तय करना होता है 2-3 महीने पहले कि आपका जो इनकम टैक्स कितना लगना था और कितना आप कटवा रहे हो। अगर आपका इनकम टैक्स इस हिसाब से आयकर गणना प्रपत्र के अनुसार ज्यादा लग रहा है तो उसमें आप कटौती कर सकते हो। अगर आप कम टैक्स कटवा रहे हो तो आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हो। तो इसके लिए हमें आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना है। 2020-21 के लिए हम इसका निर्धारण कर रहे हैं, इसको हम तैयार कर रहे हैं। इसको आप कैसे तैयार करोगे, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि आप अपना आयकर गणना प्रपत्र कैसे तैयार करोगे। ये जो आयकर गणना प्रपत्र हम तैयार कर रहे हैं वर्ष 2020-21 के लिए है। जो कर निर्धारण वर्ष होगा वो 21-22 होगा। जब आप 21-22 के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, उस समय के लिए आपको ये तैयार करना है, ताकि आपका जो इनकम टैक्स है उसी के अनुसार, उसी टैक्स स्लैब के अनुसार कटे जिसमें आप आते हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर सीपी कुर्मी टैक्स कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आरएसएस राष्ट्रीय जो है उसमें आप वहां जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्सेल सीट है और ये पूर्णतया इस रूप में बनाई गई है कि ये पूरी एडिटेबल है। और इसमें आपको इसको यूज करने के लिए, अगर आपको यूज करना नहीं आता तो एक बार के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद में आप चीजें समझ में आ जाए। इसके बाद में यहाँ पर आपको कई प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये हाउ टू यूज, इसको यूज करने की विधि बताता है। और ये मास्टर्स है। यहाँ पर आपको दरअसल क्या करना है कि आपको मास्टर डाटा में सारे के सारे जो यहाँ पर आपको पीले सेल दिखाई दे रहे हैं, सब में आपको एंट्रीज करनी है। यहाँ पर आप जिस प्रकार से एंट्री करोगे वो एंट्री आपको यहाँ पर GA 55A में दिखलाई देगी। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले अपने कार्यालय का नाम, अगर आप किसी स्कूल में पदस्थापित है तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिस स्कूल में आप पदस्थापित है वहां का नाम और पीछे उसका जिला लिख सकते हो। उसके बाद में कार्यालय का टैन नंबर यहाँ लिख सकते हो। कार्यालय का टैन नंबर एक ही होता है जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, उसमें आपको आपके कार्यालय के अनुसार ही होता है, उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कार्मिक का नाम, आप जिसका आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर रहे हैं, आप स्वयं का कर रहे हैं तो अपना नाम लिख लीजिए। और उसके बाद में आपका पद, आप किस पद पर है, यहाँ से आपको सुविधा अनुसार दे दिया गया है कि आप यहाँ पर एडिट करके आसानी से लिख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर जैसे एडिट किया तो एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद में वापस आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपका लेवल क्या है, और जिस किसी भी लेवल में हो आप, उसमें आप यहाँ पर आप टिक कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपका कैडर वर्ग क्या है, सर्विस का कौन सी कैटेगरी है, सेवा का नाम, जैसे कि सबऑर्डिनेट में है, मिनिस्ट्रियल में है, क्लास 4th में है, या स्टेट सर्विस में। जैसे हम लेक्चरर है तो स्टेट सर्विस में है, तो यहाँ मैं यहाँ पर स्टेट सर्विस कर रहा हूँ। उसके बाद में कार्मिक का पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर जो आपका होता है वो यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद में आपका बैंक खाता संख्या यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद में आप अगर SI कटौती कर रहे हैं तो SI नंबर एंटर करोगे। अगर आप SI कटौती नहीं कर रहे, माना कि आप प्रोबेशन पीरियड में हो, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार से SI नंबर नहीं लिखने हैं। उसके बाद में GPF नंबर, अगर आप 2000 NPS कर्मचारी हो तो आपको प्राण नंबर लिखने हैं यहाँ पे, और अगर आप GPF कर्मचारी तो GPF नंबर यहाँ पर लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद में राज्य बीमा की आपकी मासिक कटौती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरी मासिक कटौती है वो 3000 रुपये है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3000 रुपये आ गया। और उसके बाद में फरवरी 2020 में आपका जो मूल वेतन है वो क्या था, ठीक है। तो फरवरी 2020 में मेरा 45,600 था, तो यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर देने हैं।
उसके बाद में डीए रेट जैसे कि आप बड़े शहरों में है तो आपको 16% मिल रहा होगा, अगर आप छोटे शहर में है तो आपको 8% मिल रहा होगा। अगर आपको पहले से क्वार्टर इश्यू कर रखा है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, यहाँ नहीं तो आप 8% लिख लीजिए। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप एनपीएस कर्मचारी है, एनपीएस एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो आप यस करोगे, अगर नहीं हो तो आप, अगर आप जीपीएफ कर्मचारी है तो उसके लिए आप नो करोगे, अन्यथा आप इसको यस करोगे। और आगे मिलता आपको बोनस मिला है, तो बोनस दरअसल लेक्चरर पोस्ट पर बोनस नहीं दिया जाता है, अगर आपको बोनस मिला है तो यहाँ से आप यस कर सकते हो, अन्यथा आप नो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपने वर्ष 19-20 की अगर आपने पीएल लिया है और पीएल अगर आपने ली है तो यहाँ पर आप यस करोगे, और यस करोगे तो यहाँ पर आपको एक महीना चूज करना होता है, जैसे कि हमने कर दिया 7th मंथ में बस लिया है और हमने किसी प्रकार का समर्पित अवकाश नहीं लिया है तो हम यहाँ पर नो करेंगे, और यहाँ पर कर ले अगर नहीं लिया है तो यहाँ पर आप कर दोगे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आपको लिखाई देगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद में 20-21 में अगर आपने लिया है तो यस कर लीजिए, अन्यथा नो कर लीजिए, और समर्पित ये का ये हो गया। और उसके बाद में ये हो गया, अगर आप वरिष्ठ नागरिक है 60 से 80 के बीच में है तो यस करोगे, अन्यथा नो करोगे, यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो एंट्रीज हमने की है वो एंट्रीज हमने जीए 55 में भी दिखलाई देगी। तो अब हमें क्या करना है, जीए 55 ओपन कर देना है, और जीए 55 जो आपका पे मैनेजर से आप डाउनलोड करोगे उसमें आप क्या कर देना कि वो जो फरवरी 2021 तक की सारी एंट्रीज वहां पे आ जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास अपना जीए 55 होना चाहिए, और जीए 55 के अनुसार आपको सारी एंट्रीज करनी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्च महीने का बेसिक जब हम पहले भरते थे तो उसके बाद में अप्रैल की बेसिक आ जाती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ था, कोरोना के कारण हमारे जो बेसिक मार्च महीने की कम थी तो उसको उसी के अनुसार ही तैयार किया गया है कि मार्च महीने की बेसिक आपको मैनुअली सारी भरनी है, और जैसे जैसे आप भरोगे तो उसके बाद में ये कटौती आपको सारी एंट्री करते रहने हैं। उसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मार्च महीने में हमने एसआई कटौती नहीं करवाई थी, ठीक है ना। तो मार्च महीने में एसआई कटौती यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे मई महीनों में एसआई एरियर दिया हुआ है, क्योंकि हमने मार्च की जो एसआई कटौती है वो मई महीने में करवाई थी। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्च में आपको एसआई की यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आपको जीए 55 के अनुसार ही चलना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्च की हमारी बेसिक अलग है, उसके बाद में अप्रैल में 45,600 थी। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे उसी आप जैसे जैसे यहाँ पे एंट्री करोगे उसके बाद में ऑटोमेटिक ये एंट्रीज लेता रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर चेंज करते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया 45,000, ठीक है। तो ये सारी की सारी एंट्रीज चेंज हो गई। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 45,600 है हमारी एंट्री, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 45,600 करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी एंट्रीज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कुछ भी नहीं करना है, चेंजेस आपको केवल और केवल यहाँ करना है। अगर आपको हो सकता है कि सीएम कोरोना फंड, ये जो रिलीफ फंड है, यहाँ पे अगर आप में किसी प्रकार की कोई गलत एंट्री आती है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, अन्यथा किसी प्रकार की कोई एंट्री यहाँ पर आपको नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि एक बार के लिए आप क्रॉस चेक कर लीजिए जीए 55 के अनुसार, ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ आपको दिखे तो उसमें आप एडिट कर लीजिए, ठीक है। और वैसे इसमें जिस प्रकार से आप बेसिक डालोगे तो बेसिक के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा। जैसे इस प्रकार से आपको क्या करना है मार्च, उसके बाद में आते हैं हम जुलाई में, क्योंकि जुलाई में प्रत्येक वर्ष हमारा इंक्रीमेंट लग जाता है। तो इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आपकी बेसिक है वो बढ़ जाती है 3%, ठीक है ना। तो बेसिक ये बढ़ गई, और बेसिक बढ़ने के बाद डीए भी बढ़ गया, और डीए बढ़ने के बाद में एचआरए भी बढ़ गया, क्योंकि ये जो डीए रेट बढ़ गई और उसके बाद में एचआरए भी बढ़ गया। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर एंट्रीज को ध्यान में रखना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, ठीक है। अब उसके बाद में ग्रोस सैलरी हो गया, उसके बाद में आपकी जो एनपीएस कटौती है ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपने दिखाया था आपको कि अप्रैल महीने में हमने एसआई एरियर लिया था। एसआई एरियर मतलब एसआई कटौती जो मार्च की थी वो हमें कहाँ करनी थी, मई में करनी थी। तो मई में हमने यहाँ एरियर के तौर पर 3,000 रुपये कटवाए हैं। और उसके बाद में ये आपकी जो जीआईएस कटौती है ये अप्रैल महीने में 220 की होनी चाहिए। और उसके बाद में आपका जो इनकम टैक्स आप जो पे कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं, जैसे कि हमने इनकम टैक्स पे करना शुरू किया है जून 2020 से। प्रत्येक महीना हम 500 रुपए की एंट्रीज यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारी एंट्रीज आ रही है फरवरी तक।
अगर हम इस प्रकार से चलते हैं और उसके बाद में आता है डीए एरियर, क्योंकि हमारा जो डीए है उसकी बढ़ोतरी में थोड़ा सा समय लगा था 2019 में, यानी कि जुलाई में हमारा डीए बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि जब डीए की बढ़ोतरी फरवरी में हुई है तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि हमने एरियर के रूप में पैसे उठवाई है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि ये जो एंट्रीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये एंट्रीज है, ये डीए का बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीए आपको कितना मिल रहा है, किस प्रकार से आप इसको चेंज करके आसानी से लिख सकते हो। और वैसे तो ये एंट्रीज ऑटोमेटिक आ जाती है, और कभी कभी अगर नहीं आती है तो आप इसको एडिट एडिट आपको यहाँ से ही करना होता है, और ये एडिटेबल नहीं होता है, ये एडिट आप कर दोगे तो ये एंट्रीज ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और उसके बाद में अगर आपने सरेंडर उठाया है, ठीक है ना, सरेंडर अगर 2020-21 में और 19-20 में किसी प्रकार से अगर लिया है तो यहाँ से आप एंट्रीज कर सकते हो। और मैंने वहां पे नो किया था, अब हम एक बार यस करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने 20-21 में, तो हम जैसे यस करके देखते हैं, और माह का अगर हम देखें तो अगस्त कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा होगा कि जैसे ये जो है सरेंडर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सरेंडर ये ऑटोमेटिक यहाँ दिखा रहा है कि आपने इतना सरेंडर उठाया, लेकिन हमने नहीं उठाया है, तो यहाँ से हम वापस जाके नो कर लेते हैं, ठीक है। तो एंट्री ये ऑटोमेटिक ले लेता है। आपको बस थोड़ी सी चीजें याद रखनी है कि GA 55 के अनुसार ही आपको चलना है। GA 55 में जिस प्रकार की एंट्रीज है उसको आप आसानी से यहाँ करते जाइए, तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उसके बाद में आप देख रहे होंगे हमने सैलरी एरियर इस बार किसी भी प्रकार से नहीं उठाया, और फिक्सेशन एरियर अगर आपने किसी प्रकार से उठाया है तो यहाँ पे आप एंट्रीज कर लीजिए, और जिस प्रकार की एंट्री आपके GA 55 में दी हुई उसी प्रकार से आप सारी एंट्रीज कर लीजिए, और ऑटोमेटिक ये सारी एंट्रीज लेता रहेगा। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल नंबर, डेट और टीवी नंबर, डेट, और यहाँ पर अगर आप इसकी एंट्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आने वाले नहीं है। अगर आप करना चाहो और आपकी सुविधा अनुसार अगर करना चाहो तो बेहतर विकल्प है, यहाँ पर आप लिख सकते हो बिल नंबर क्या है, किस डेट को बने हैं, और टीवी नंबर किस डेट को जारी हुई है, और टीवी नंबर क्या है। ये सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर इस कॉलम के माध्यम से करते जाना है, ठीक है। अब दरअसल ये सारी एंट्रीज करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको अदर डिडक्शन का ऑप्शन आता है। अदर डिडक्शन का मतलब ये है कि इसके अलावा, मतलब ये जो सैलरी है, ये सैलरी में जो आपने कटौती करवाई है, इसके अलावा भी कोई अगर किसी प्रकार की कटौती है तो इसका आप जिक्र यहाँ पर कर सकते हो। और अदर डिडक्शन में आपको यहाँ पर एक चीज मान के चलना है कि जैसे हमने ये देखा कि ये मनोरंजन भत्ता हो गया, छूट लेनी है, मनोरंजन, ये मकान किराया होगा, व्यवसाय कर हो गया, और गृह कर हो गया, यानी कि किसी प्रकार से अगर आपने कोई गृह ऋण ले रखा है, होम लोन ले रखा है, या फिर अगर आपने किसी प्रकार से LIC करवा रखी है, PLI है, ट्यूशन फीस दे रहे हो, और राष्ट्रीय बचत NSC, और इसके अलावा भी अगर आप में ये जो सारी एंट्रीज यहाँ पर आपको दी हुई है 36 एंट्रीज, इनमें से किसी में भी अगर आप किसी प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो गया। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री की है, जैसे कि PLI प्रत्येक महीने मेरे 1975 की PLI करवा रखी है, तो 23,700 रुपये एक वित्त वर्ष में मैं वहां पर पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे PLI ये जो है यहाँ पर हमने एंट्री की, और यहाँ पर इसको हम जैसे अब जैसे इसमें आप जैसे एडिट करोगे, जैसे मेरी यहाँ पर इसको मैं 23,700 को एक बार के लिए हटाता हूँ, तो ये टैक्स बिल्कुल भी यहाँ पर आप जैसे कि ओल्ड रिजिम के अनुसार मुझे 9,611 का टैक्स देना होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं वापस एंट्री करता हूँ 23,700 की, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे जो मैंने टैक्स अभी तक कटवाया है, जैसे कि फरवरी तक मैं 4500 रुपये टैक्स भरूंगा, तो वो अब मुझे बंद करना पड़ेगा इस रिजीम के अनुसार, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 5 लाख से कम हो जाती है, तो 5 लाख से कम की इनकम जो होती है वो उनमें किसी सब प्रकार की छूट रहती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सरकारी पेंशन योजना में ये जैसे कि 64,000 ये ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। और एक चीज जो महत्वपूर्ण बात जो हम सबके लिए जरूरी है, और इस बार क्योंकि सितंबर 2020 के पश्चात लगभग सभी को CM जो कोरोना फंड के माध्यम से हमारे जो एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की जो सैलरी काटी जा रही है, वो दरअसल आपको यहाँ पर दर्शानी है। 80G धर्मार्थ संस्थावादी को दिए गए दान,
ठीक है। तो क श्रेणी में है तो वो 100% की छूट होगी और ख श्रेणी में है तो 50% की छूट होती है। तो यहाँ पर जैसे कि कोरोना फंड में जो दिए जाने वाले पैसे जो फरवरी 2021 तक, जो सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक हमारी जो कटौती होने वाली है वो सारी की सारी होगी 30,857 रुपए। ये एंट्रीज आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आप जैसे एंट्रीज कर जाते हैं उसके बाद में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि इस बार जो टैक्स रिजिम है वो दो प्रकार से है, एक तो ओल्ड है, दूसरा न्यू है। ओल्ड के अनुसार अलग अलग टैक्स स्लैब है और न्यू के अनुसार अलग अलग टैक्स स्लैब है। अगर आपकी इनकम जिस भी टैक्स स्लैब के अनुसार आ रही है, ओल्ड के अनुसार आ रही है तो ओल्ड के अनुसार पे कीजिए और न्यू के अनुसार अगर आपको फायदा हो रहा है तो न्यू के अनुसार आप पे कीजिए। अब जैसे हम देखते हैं सबसे पहले ओल्ड रिजिम के अनुसार। ओल्ड रिजिम के अनुसार अगर देखें तो ये हमारी कुल आय जो वित्त वर्ष 2020-21 है, यहाँ पर हमें 7,51,253 रुपए है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है, ये यहाँ पर आपको दे दी गई। उसके पश्चात आपकी जो इनकम है ये हो जाती है 7,01,223, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी कटौतियां। हमारी जो कटौती है वो होती है 1,24,000, क्योंकि ये सारी एंट्रीज उसके बाद में, और ये उसके बाद में होती है 1,81,000, क्योंकि हमने जो यहाँ पर एनपीएस कटवाया है इतनी की इतनी छूट हमें यहाँ पर सरकार की ओर से दी जाएगी, डबल यहाँ पर हमारी मानी जाएगी, 1,81,000 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है 80G के तहत हमने जो अन्य कटौतियां की है, जो हमने यहाँ पर एंट्रीज की थी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ जो हमने एंट्री की थी ये उसका यहाँ पर जिक्र होगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये 30,857 रुपए। ये जो पैसे हैं ये आपके होते हैं सीएम कोरोना वाले, ठीक है। और कुल कटौती हो जाती है 2,19,581। और ये जो एंट्री होती है उसके बाद में मिलाकर आपका जो टैक्स मतलब जो कर योग्य राशि बनती है वो बनती है 4,81,642। और ये जो एंट्री है इसके पश्चात आपको ये देखना है कि क्योंकि अगर हम ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार देखें तो 5 लाख तक की आय को सभी कर से मुक्त रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये जैसे है तो 5 लाख तक, यहाँ जैसे देख रहे होंगे ये है 2.5 से 5 लाख तक, मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और 5 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर 5% 5 लाख तक, और 10 लाख तक 5 से 10 तक 20%, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर ये देखें इसके अनुसार, इसके 4,81,640 के अनुसार अगर देखा जाए तो हम आते हैं 2.5 लाख रुपए, हमारा 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक की आय आती है, जिसमें हमारा टैक्स बन रहा है 11,582। लेकिन इसमें हमें छूट दी गई, क्यों छूट दी गई है? ये छूट दी गई, ये देखो आप, छूट 87A के अनुसार, 87A है, इसके अनुसार हमें छूट दी जाती है 12,500 रुपए की। 12,500 रुपए ही होते हैं 2,50,000 से 5 लाख तक की आय, ठीक है। तो यहाँ पर हमें छूट दे दी गई, छूट दी गई, शेष आयकर हमें कितना देना है? 0 देना है, ठीक है। और कुल आय 0 देना। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने जो कटौती की है जून से सितंबर तक 2,000 हो गई, अक्टूबर से दिसंबर तक 1,500, जनवरी फरवरी 500 टीडीएस हमने कटवाया नहीं इस बार। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4,500 रुपए हमने कटवाई है फरवरी 2021 तक इस पे के अनुसार। अगर आपने कटवाई तो यहाँ पर आपको 4500 रुपए की रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसके बाद में ये रिफंड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अगर हमारी राशि देखी जाए तो न्यू टैक्स स्लैब में ये व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जैसे 2.5 लाख से 5 लाख, ठीक है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये की आय है हमारी, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। आपने कितनी भी कटौतियां की है लेकिन आपको कटौतियों में छूट कितनी दी जाती है? केवल आपकी कटौतियां 64,402। इसमें अगर आपने है तो 6,86,000 हो जाएंगे, और 6,86,000 हमारी है कर योग्य राशि। और ये केवल और केवल छूट इतनी ही मिली है जितनी हमने वहां पर ली है, ठीक है। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि ये जैसे हो गया। अब ये है, यहाँ पर आपको टैक्स स्लैब दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 लाख तक नील है, और उसके बाद में 2.5 लाख तक ये नील है। यहाँ पर ये
अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो ये 60 वर्ष तक है वो 2.5 लाख है, उसके बाद 3 लाख 3 लाख, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, और फिर क्योंकि हमारी जो इनकम हो रही है इसके अनुसार 6,86,000 है, तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें कुल कर बन रहा है वो 32,429 बन रहा है, 31,182 बन रहा था, लेकिन ये शेष लग गया 2% और 4%, 4% का शेष लग गया, और ये हो गया 32,429, और 32,429 में से 45,000 रुपये हमने भर रखे हैं, 4,500, और अब हमें न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 27,929 का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन हम कौन सा चुन रहे हैं? ओल्ड चुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।